नमस्कार। आज कालजयी आचार्य, सिद्ध रचनाकार और महान चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 113वीं जयंती है। आचार्य द्विवेदी का जीवन साधना से दीप्त है। संघर्ष से उसका विकास हुआ है और संकल्प ने उसे कालजयी व्यक्तित्व के रूप में विकसित किया है। आचार्य द्विवेदी ने संस्कृत माध्यम से शिक्षा प्राप्त की थी। प्रारंभ में उन्होंने कविताएं लिखी, पहले ब्रज भाषा में और फिर खड़ी बोली हिंदी में। एक कवि के रूप में उन्होंने कई नए प्रयोग किए। छंदों की दृष्टि से, शब्द चयन की दृष्टि से, पद लालित्य की दृष्टि से उनकी कविताएं विशेष महत्व रखती हैं। कहा जाता है कि कविता साहित्य का प्रवेश द्वार होता है। आचार्य द्विवेदी ने कविता के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया था। कालांतर में उनकी पहचान एक आचार्य के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक साहित्य इतिहासकार के रूप में और एक उपन्यासकार के रूप में हुई। 1930 में वे गुरुदेव रविंद्रनाथ द्वारा संस्थापित विश्व भारती में अध्यापन के लिए शांति निकेतन गए। वहां उन्होंने हिंदी भवन को व्यवस्थित किया। वहां से उन्होंने विश्व भारती पत्रिका निकाली और उस पत्रिका के माध्यम से भारतीय साहित्य की शक्ति और संभावनाओं का उन्होंने विस्तार किया। 1930 में उनकी पहली आलोचनात्मक पुस्तक आई, सूर साहित्य। इस पुस्तक में कई मौलिक उद्भावनाएं थीं। सूर साहित्य को देखने का एक नया ढंग था और इस पुस्तक के माध्यम से हिंदी आलोचना के क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान बनी। 1942 में जब उनकी दूसरी आलोचनात्मक पुस्तक आई, कबीर, तो उन्होंने एक सिद्ध आलोचक के रूप में अपनी तार्किकता, अपनी मौलिक उद्भावनाओं और अपनी अकाट्य स्थापनाओं के कारण एक अलग अपना स्वरूप लोगों के सामने उपस्थित किया। कबीर को काफी महत्व मिला। कबीर को समझने की व्यापक दृष्टि इस पुस्तक के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। यह दूसरी बात है कि बाद में दलित आलोचक धर्मवीर ने उस पुस्तक के महत्व को खारिज करने की कोशिश की। इन्होंने मध्यकालीन बोध के स्वरूप पर लिखा, इन्होंने सहज साधना पर लिखा। तो एक आलोचक के रूप में इन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए। इन्होंने सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण किया, उसमें संस्मरण भी है, उसमें महत्व का रेखांकन भी है। और 3 सिख गुरुओं, नानक देव, गुरु अर्जुन देव और गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने भक्त वीर कहा। उनके 10 ग्रंथ पर उन्होंने विस्तार से लिखा। तो यह पुस्तक सिख साहित्य को, सिख गुरुओं के साहित्य को समझने की एक नई दृष्टि देती है। उन्होंने लालित्य तत्व पर लिखा, साहित्य की मर्म को उद्घाटित किया। उन्होंने
लालित्य योजना में यह बताया कि भारतीय साहित्य अपने लालित्य के कारण ही विश्व का अग्रणी साहित्य है। उनकी एक पुस्तक है मृत्युंजय रविंद्र। रविंद्रनाथ के निधन के बाद यह पुस्तक लिखी गई थी और इसमें उन्होंने उनको भविष्य दृष्टा, उनको मर्मी, उनको महान गायक और एक वैश्विक रचनाकार के रूप में प्रस्तुत किया था। कालिदास की लालित्य योजना इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। कालिदास के संपूर्ण रचना कर्म को समझने के लिए यह पुस्तक एक नई दृष्टि देती है। इस पुस्तक में कालिदास की कविताओं का, कालिदास के नाटकों का जो विश्लेषण हुआ है वह इतना मजबूत है, वह विश्लेषण इतना स्पष्ट है कि सामान्य पाठक भी कालिदास के महत्व से परिचित हो सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरी परंपरा की खोज करने वाले आचार्य हैं और यह दूसरी परंपरा की खोज उनके साहित्य इतिहास ग्रंथों के माध्यम से प्रारंभ होती है। 1940 में उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी और हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदी साहित्य के विकास को समझने के लिए उसे भारतीय साहित्य के साथ मिलाकर देखना होगा, क्योंकि भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास ही उनकी दृष्टि में भारतीय साहित्य है। इसमें उन्होंने संत मत को, भक्तों को, योग मार्ग को और भक्ति काल के प्रमुख कवियों को विवेचित किया है। भक्ति काल के प्रमुख कवियों में कबीर हैं, नानक हैं, सूर हैं, नंददास हैं, तुलसीदास हैं, दादू हैं, सुंदरदास हैं और रज्जब हैं। इस पुस्तक का अंत रीति काव्य के विवेचन के साथ होता है। रीति काव्य जहां एक ओर एक नई काव्य भाषा की तलाश करता है, वहीं दूसरी ओर हिंदी में आचार्यत्व की एक पीठिका भी तैयार करता है। इनका दूसरा साहित्य इतिहास ग्रंथ 1952 में आया, हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास। यह हिंदी साहित्य की पूरी विकास यात्रा को रेखांकित करने वाला ग्रंथ है। 10वीं शताब्दी के अंत से ये हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं और पृष्ठभूमि में इन्होंने सिद्धों, नाथों और जैन साहित्य को काफी महत्व दिया है। इनकी तीसरी साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के दूसरे अधिवेशन में इन्होंने जो अध्यक्षीय अभिभाषण किया था, उन 5 अभिभाषणों का संग्रह है यह ग्रंथ। आदिकाल की संपूर्ण काव्य प्रवृत्तियां, आदिकाल की संपूर्ण उपलब्धियां इस ग्रंथ में आप एक साथ देख सकते हैं। तो इस तरह साहित्य इतिहास को इन्होंने एक नई दृष्टि दी। इन्होंने उसे लोक जीवन से संबद्ध माना, क्योंकि लोक जो है उसी के मानस की अभिव्यक्ति कहीं न कहीं साहित्य में होती है। इनके रचना क्षेत्र में निबंध भी आते हैं और इन्होंने ललित निबंध भी लिखे हैं, इन्होंने वैचारिक निबंध भी लिखे हैं। एक निबंधकार के रूप में भी इनकी भूमिका अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। हिंदी ललित निबंधों के तो ये शिखर पुरुष हैं।
अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व के निबंध भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूपों को अत्यंत लालित्य के साथ रेखांकित करते हैं। इनमें पांडित्य का बोझ नहीं है, उनसे मुक्त होने की रचनात्मक पहल है। ये कहते भी हैं कि पंडिताई एक बोझ है। इनके निबंध अपनी विलक्षण तार्किकता, विश्लेषण दक्षता, अपने लालित्य के बावजूद कहीं भी बोझिल नहीं हुए। उनमें पूरी भारतीय मनीषा बोल उठी है, हमारी परंपराओं का आदर्श बोल उठा है, हमारी जिजीविषा बोल उठी है। इनके रचना कर्म का एक क्षेत्र है उपन्यास। एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में इनकी काफी प्रसिद्धि है। ये इतिहास और मिथक को मिला देने वाले उपन्यास लेखक हैं। इनका पहला उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में प्रकाशित हुई। आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा ने इसे साहित्यिक परकाय प्रवेश माना। कहीं न कहीं आचार्य द्विवेदी इसमें स्वयं बाणभट्ट के रूप में उपस्थित होते हैं। इसका केंद्रीय विषय है प्रेम, लेकिन राष्ट्रीय संकट का इतिहास बोध भी इस उपन्यास में देखने को मिलता है। इनका दूसरा उपन्यास चारुचंद्र लेख 1965 में प्रकाशित हुआ। इसमें मौला का चरित्र जो है वह एक उन्मत्त, वह एक फक्कड़ चरित्र है जो अपनी मस्ती, अपने रूढ़ि विरोध के कारण काफी महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। सातवाहन चंद्रलेखा का इसमें प्रेम भी है। सातवाहन चंद्रलेखा का इसमें प्रेम भी है और इस प्रेम में एक पवित्रता है। यह प्रेम कहीं से भी मलिन नहीं है। इसमें चंद्रलेखा जनता को जागृत करती है कि वह विदेशी शक्ति को बाहर निकाल दे। इनका तीसरा उपन्यास पुनर्नवा है, जिसमें अनेक कथाएं मिल गई हैं। इसमें लोरिक चंदा की कथा भी है। इसमें कालिदास की जीवनी के अंश भी हैं। मृच्छकटिक से भी कथा का आधार लिया गया है। समुद्रगुप्त के समय का चित्रण करने वाला यह अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इनका चौथा उपन्यास अनाम दास का पोथा है। औपनिषदिक युग की कथा है, लेकिन प्रेम की व्यापकता और जीवन के मर्म को यह उपन्यास उद्घाटित करता है। आचार्य द्विवेदी एक समर्थ संपादक भी रहे हैं। नाथ सिद्धों की वानियां, पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक का इन्होंने संपादन किया है। आचार्य द्विवेदी की महत्वपूर्ण भूमिका एक सहृदय आचार्य की है। 1950 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए। 10 वर्षों तक वहां अध्यापन किया, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित किया और वहां नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे उनके अत्यंत प्रखर विद्यार्थी निकले, जिनका निर्माण उन्होंने किया था। राजनीतिक कारणों से 1960 में वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ गए। वहां उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। 7 वर्षों के बाद फिर वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए, वहां रेक्टर बने और इस तरह एक अध्यापक के रूप में भी उन्होंने निर्माण ही किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे व्यक्तित्व हमारे लिए मार्गदर्शक व्यक्तित्व का काम करते हैं।
ये अथक यात्री हैं। इनकी विचार यात्रा से गुजरकर हम भारतीयता की सही समझ विकसित कर सकते हैं। इनकी रचनाओं से गुजरकर हम जीने का अर्थ पा सकते हैं। आज इनकी जयंती के अवसर पर इन्हें हमारा सादर नमन है। धन्यवाद।